हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है success.com। आपको पता है कि हम लोग का संवैधानिक विकास का सीरीज चल रहा था, तो इसी सीरीज का अगला जो आपका प्रयास है ये है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। दोस्तों, इस एरिया से क्वेश्चन आता ही आता है। अब किस रूप में आएगा ये कहना मुश्किल है। अगर इसके बारे में अगर हम लोग बेसिक अगर समझ जाएं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बात आपसे और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाएं उसका वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखने का प्रयास करो, क्योंकि बातों ही बातों में कुछ ऐसा बात निकल जाएगा जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, इसको भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये जो मॉन्टेग्यू थे और ये जो चेम्सफोर्ड थे, तो मॉन्टेग्यू जो थे ये भारत सचिव थे। क्या थे? भारत सचिव के पद पर थे। भारत सचिव के पद पर थे। और चेम्सफोर्ड हमारे भारत में गवर्नर जनरल थे। भारत सचिव एक प्रकार का ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री जैसा होता था। ब्रिटेन का क्या होता था? कैबिनेट मंत्री जैसा होता था, ठीक है। एक पद था। जैसे भारत में भी आप देख लो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं ना। कौन कौन होते हैं बताइए? देखो, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। सबसे बड़ा मंत्री कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। उसके बाद राज्य मंत्री और तीसरा कौन होता है? उप मंत्री। तो ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आपका पूछा ही हुआ है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो एक प्रकार का वो कैबिनेट मंत्री का पद जैसा था। तो भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू और भारत में गवर्नर जनरल थे चेम्सफोर्ड। इन दोनों ने मिलकर एक अधिनियम लाया जिसका नाम है क्या? मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम। और इसे भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं। देखो, आपको एगो पता है, आप बताने का प्रयास करो कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति किस अधिनियम में हुआ था। ये बीपीएससी का प्रश्न है, आप हमको बताओ। ये आपको इसी अधिनियम के तहत हाई कमिश्नर बना था। तो आपको बता दे, इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि बीपीएससी का अपना रेंज भी अब बढ़ते जा रहा है, तो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। और इस एरिया से क्वेश्चन आता ही आता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलते हैं। देखो, आगे जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में आते हैं कि आखिर मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 को लाने के पीछे इंग्लैंड की सरकार का क्या नियत था, ठीक है। तो देखो, बंगाल विभाजन रद्द हुआ। आपको पता है तीसरा दिल्ली दरबार हुआ। तीसरा दिल्ली दरबार, ठीक है। आपको पता है दिल्ली दरबार ये 1911 में हुआ। और इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। कितनी बार दिल्ली दरबार हुआ है? आपको ही बताओ, कितनी बार दिल्ली दरबार हुआ है? 3 बार दिल्ली दरबार हुआ है, याद रखिएगा। पहला जो हुआ है इसको हम मिटाते हैं। पहला जो हुआ याद रखिएगा 1877 में हुआ है, लिटन के समय। और यह भी क्वेश्चन बीपीएससी के ऑडिटर के एग्जाम में आया था कि भारत में पहला दिल्ली दरबार कब हुआ था। तो 1877 में हुआ था। गवर्नर जनरल था लिटन। और महारानी विक्टोरिया के स्वागत में ये दिल्ली दरबार हुआ था। और याद रखिएगा, तो पहला जो दिल्ली दरबार हुआ था लिटन के समय महारानी विक्टोरिया के लिए हुआ था। दूसरा दिल्ली दरबार जो हुआ था 1903 में हुआ था, कर्जन के समय हुआ था। कर्जन था गवर्नर जनरल, याद रखिएगा। और यहाँ के शासक उस समय थे, वहाँ ब्रिटेन के शासक थे एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंड्रिया, याद रखिएगा। इनके स्वागत में हुआ था, महारानी एलेक्जेंड्रिया। और जो तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। और याद रख लेना, जॉर्ज पंचम और उनके जो महारानी मेरी के स्वागत में हुआ था। तो एक चीज़ आपको हम बता दें दोस्तों कि ये जो दिल्ली दरबार रद्द हुआ 1911 के जो दिल्ली दरबार हुआ, इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है बंगाल विभाजन जो 16 अक्टूबर, बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। और ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा हुआ है। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। तो इस लागू जो बंगाल विभाजन हुआ उसको तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि मुसलमानों का एक वर्ग अंग्रेजों से खफा हो गया कि एक तरफ तो आप बंगाल का विभाजन करते हो, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के नाम पे, और फिर से क्या करते हो? इसको रद्द करते हो। तो इससे मुसलमानों का वर्ग इनसे खफा हो गया अंग्रेजों से। दूसरा बात कि ये जो बंगाल विभाजन था एक बहुत बड़ा एक समझ लो कि
अंग्रेज़ों का एक चाल था कि बंगाल में जो राष्ट्रवाद पनप रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन कर दिया, उसको कम करने के लिए। यहाँ से वीपीएससी ने प्रश्न पूछा था इस बार 67 में, कोई बताओ कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक बिजली की तरह गिरा, एक वज्रपात की तरह हुआ हमारे ऊपर। ये कथन किसका था? तो ये कथन बताइए किसका था? तो ये कथन था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। तो ये आप जो है इसको आसानी से, आप हल्के से टॉपिक को मत लेना, अच्छा से पढ़ना। अब जैसे क्या है कि आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं कि बंगाल विभाजन को अंग्रेजों का एक भूल बताए थे किसने, यानी बंगाल विभाजन को अंग्रेजों का भूल किसने बताया? तो याद रख लेना, ये सबसे बड़ी बात कि इसको बोले थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी ने क्या बोला बंगाल विभाजन का? कि बंगाल विभाजन ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दे दिया। भैया राष्ट्रवाद कहने का मतलब है कि अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना को बढ़ा दिया, क्योंकि भारत के लोग अंग्रेजों की मंशा और नीयत को समझ चुके थे। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के बारे में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोला कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक बिजली की तरह गिरा, वज्रपात के रूप में गिरा। गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि यह अंग्रेजों की निर्मम भूल थी, और गांधी जी ने बोला कि इसने राष्ट्रवाद को जन्म दे दिया। चलो ये एक्स्ट्रा फैक्ट था। तो ये जो दिल्ली दरबार हुआ, तीसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के समय, उस समय ये जो बंगाल विभाजन का रद्द करने की घोषणा कर दिया गया, याद रखिएगा। और उसके बाद क्या हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर भी अंग्रेजों का नीयत साफ नहीं रहा। तो ये दोनों बातों से मुसलमान वर्ग खफा हो गए। तीसरा चीज़ क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो है बोला कि मुस्लिम लीग, अच्छा मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, कोई बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना। और ये जो है मुस्लिम लीग का जो आपका ये था, मुस्लिम लीग जो है इसका ये हो गया कि अब जो है सभी दलों के साथ वो सामंजस्य बनाकर और अंग्रेजों से मतलब विरोध में वो सोचा कि सभी दलों को अब मिलाकर चलेंगे। पहले मुस्लिम लीग जो है, तो याद रखना है कि जो मुस्लिम लीग रहा वो सभी दलों को एक साथ मिलाकर चलने का बात कहने लगा। तीसरा चीज़ कि होम रूल लीग की बढ़ती लोकप्रियता। आपको पता है कि होम रूल लीग 2 बना है। आप कोई बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सबसे पहले होम रूल लीग कौन बनाए हैं, तिलक साहब बनाए हैं कि एनी बेसेंट बनाई है? दोनों लोगों ने होम रूल लीग का स्थापना किया है। और ये दोनों, ये होम रूल लीग था कि जो देश के जो नागरिक थे उनमें देशभक्ति की भावना बढ़ना और देश की सेवा करना, ऐसे ये प्रोटोकॉल पे काम करता था। तो इसकी बढ़ती लोकप्रियता जो है, इसकी बढ़ती लोकप्रियता ने अंग्रेजों का दिमाग खराब कर दिया। और इन सभी कारण से, याद रख लेना, इन सभी कारण से अंग्रेजों को कुछ सुधार का ज़रूरत महसूस हुआ। और उसी सुधार के कड़ी में अंग्रेजों ने मॉन्टेग्यू घोषणा लाया 1917 में। कब लाया? 1917 में। और इसमें अंग्रेजों ने यह भारतीय लोगों को बताने का प्रयास किया भारतीय लोगों को बताने का प्रयास किया कि ये जो है यहाँ पर एक उत्तरदायी शासन का स्थापना होगा। ठीक है, उत्तरदायी शासन का स्थापना कहने का मतलब ये हुआ, एक सेकेंड, यहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना। ठीक है, उत्तरदायी शासन की स्थापना कहने का मतलब है कि अंग्रेज अब समझ चुके थे कि अब जो है केवल बात बनाने से काम नहीं चलेगा, अब यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल सरकार को लाना होगा। और भारत के लोगों के मन में जो हमारे ऊपर जो उनका विश्वास उठ चुका है, इसको फिर से कायम करना होगा। तो एक उत्तरदायी शासन की स्थापना, परीक्षा में पूछता है कि एक उत्तरदायी शासन की स्थापना कौन से मतलब अधिनियम में शुरुआत हुई? तो याद रखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, आगे हम लोग जानेंगे। और अंग्रेजों ने क्या इस मॉन्टेग्यू घोषणा में कहा कि भारतीय प्रशासन में भारतीयों की प्रतिनिधि को बढ़ाया जाएगा, यानी कि प्रशासन में भारतीयों के संख्या को बढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने भारत के लोगों में जो गुस्सा था अंग्रेजों के प्रति, उसको कम करने के लिए इस अधिनियम को बनाया। तो याद रखिएगा जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम थे उसमें कुछ प्रोविजन थे, प्रावधान थे, उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले ही बता दिए कि इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, बीबीआई में इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना। भाई साहब, अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि किस अधिनियम में एक उत्तरदायी शासन करने की बात की गई थी पहली बार, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में। ठीक है, भारत सचिव का वेतन अब ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा। आपको पता है
कि ये जो भारत सचिव होते थे और भारत परिषद होते थे, जो यहाँ पर जो इनका जो शासन प्रशासन का काम वो देखते थे, ठीक है, भारत में, तो ये लोग का वेतन जो है भारत के पैसे से दिया जाता था। लंदन में रहते थे और पैसा कहाँ से जाता था? भारत से। और इसी को धन का निष्कासन कहा जाता है। बहुत सारे चीज़ों में धन का निष्कासन हुआ है, अंग्रेज यहाँ से करते थे, यानी कि भारत के धन को ये लोग बाहर में अपने मन के अनुसार यूज़ करते थे और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं करते थे। इस चीज़ को दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में इस चीज़ को उन्होंने क्या किया? दर्शाने का प्रयास किया। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक कौन लिखे है? दादा भाई नौरोजी। ये भी बीपीएससी या दरोगा तक ये प्रश्न को पूछे हुए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस पुस्तक में उन्होंने पहली बार धन के निष्कासन के सिद्धांत को क्या किया? आपको प्रकट किया, यानी अंग्रेजों के मंशा को उन्होंने अपनी पुस्तक में जिक्र किया। खैर, तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये भी आपके लिए क्या है? VBI है कि भारतीय सचिव का वेतन अब ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा, यानी कि भारतीयों के मन में जो गुस्सा था शांत करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये VBI क्वेश्चन हो सकते हैं भी। आगे जो है आपको पता है कि हम पढ़े थे कि भारत सचिव जो था उसको सहायता देने के लिए पहले 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। देखो एक चीज़ बता रहे, जितना भी आपको अधिनियम पढ़ाए हैं, जब तक आप इसको शुरू से नहीं देखोगे तो चीज़ें आपका क्लियर नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारा जो कंटेंट है संवैधानिक विकास को लेकर हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, काइंडली उस पर जाकर इसको सर्च कीजिए और उसको जो है देखिए, तभी आपको उसका परत दर परत इसका जानकारी होगा। तो भारत परिषद जो था, जो पहले 15 सदस्य होते थे, अब उनके जगह पर कम से कम 8 न्यूनतम हो सकते थे या मैक्सिमम 10 हो सकते थे, ठीक है। यानी कि उसकी संख्या को थोड़ा घटा दिया गया और इसमें से आधे भारतीय होंगे। पहले ही देखो यहाँ पर पहले ही बता दिए है कि भारतीय प्रशासन में भारतीयों के प्रतिनिधि को बढ़ाया जाना। तो यहाँ पर 8 अगर मान लो न्यूनतम है तो 8 का आधा 4 भारतीय रहेंगे, अगर 10 है तो 10 का आधा 5, यानी आधे सदस्य भारतीय होंगे, याद रखिएगा। लेकिन ये जो दो बातें हैं आपके परीक्षाओं में पूछ चुका है, ये तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जो है 63 बीपीएससी में इसको 62 60वीं से 62वीं में इसको प्रश्न को पूछा हुआ है कि भारत सचिव की सहायता देने के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति कौन से अधिनियम में हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। तो देखो भाई साहब, ये बीपीएससी है, थोड़ा इसका लेवल अप रहता है, क्वेश्चन इसका कुछ ऐसे आते हैं, इसीलिए आप इम्पोर्टेंट ये आपके लिए है। फिर ये बीपीएससी का ही ये क्वेश्चन है, फिर इसमें पूछा गया कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज थे। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखो, आपको हम बताए थे कि 1909 के भारत शासन जब अधिनियम आया था, जिसको मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं, उसमें यह कहा गया था कि मुसलमानों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचक मंडल बनेगा। यानी कि जो अंग्रेज रहे वो भारत में हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए उनकी चाल थी, पहले ही हमको बता चुके हैं। चूंकि 1857 की क्रांति में जिस तरह हिंदू और मुस्लिम एक हो गए थे, उससे अंग्रेजों को डर हो गया था। तो यहाँ पर अंग्रेज देखो क्या किए, 1 2 3 स्टेप आगे बढ़ गए, यानी कि भारत को एक नहीं वो 10 टुकड़ों में बांटना चाहते थे। तो उन्होंने कहा, उसमें सिर्फ 1909 के भारत शासन अधिनियम में सिर्फ मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की थी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन्होंने सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, इन सभी के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल की बात कर दिया। यानी कि एक देश में न जाने कितने टुकड़े बांटने का अंग्रेजों का मंशा था। आप समझ रहे हो इस चीज़ों को? तो ये भी आप याद रखिएगा, ये पूछता है थोड़ा बहुत, इसको इंपॉर्टेंटली इसको देख लीजिएगा। VBI तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसको देख लीजिएगा। ये चीज़ें जो है VBI है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका कौन से अधिनियम में आया? तो याद रख लेना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। द्विसदनीय कहने का मतलब है कि वर्तमान में आप देखते हो कि हमारा लोकसभा है और राज्यसभा है, तो 2 सदन है, और राज्यों में विधानसभा है और विधान परिषद है। आप हमको ये बताओ कि उसी तरीके से केंद्र में क्या हुआ? द्विसदनीय व्यवस्थापिका को लाया गया। द्विसदनीय कहने का मतलब है, देखो, उच्च सदन एक निम्न सदन। जैसे अभी राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, अभी राज्यसभा को हम क्या कहते हैं?
उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो यहाँ पर उच्च जो सदन था, याद रखिएगा, उसका नाम राज्य परिषद था, और जो निम्न सदन था उसको केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, केंद्रीय विधानसभा। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है भाई साहब कि केंद्रीय विधानसभा कौन से अधिनियम की देन है? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम की देन है, ठीक है, याद रख लेना। और जो उच्च सदन था इसमें 60 सदस्य होते थे, 60 में से 34 जो होते थे वह निर्वाचित होते थे, यानी कि उनका वोटिंग के माध्यम से आते थे, और जो 26 थे वह मनोनीत होते थे। क्या होते थे? मनोनीत होते थे। जैसे अभी भी राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है कि नहीं? आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वह किस आर्टिकल के तहत करता है। चलो आगे जो है, दूसरा सदन निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा कहते हैं, कहा गया। और इसमें कहा गया कि इसमें जो है 144 सदस्य होंगे और 104 निर्वाचित होंगे, 104 निर्वाचित, और जो है 40 जो होंगे वो क्या होंगे? मनोनीत होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बातें कही गई, आपको इसको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। आपको पता है कि 1892 का जब भारत शासन अधिनियम हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। यानी कि जब हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब किसी का चुनते हैं तो वो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, जैसे राष्ट्रपति इस सब में होता है, और जब हम डायरेक्ट किसी को जाकर चुनाव में भागीदार बनते हैं तो होते हैं प्रत्यक्ष। तो अब भारत में क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है, याद रखिएगा। और महिलाओं को वोटिंग राइट दिए जाते हैं, यानी महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। और ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, इसको याद रखिएगा। लेकिन सभी महिलाओं को नहीं दिया गया, और जो भी पुरुष थे उन सभी पुरुषों को मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया था। वैसे लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया गया था भाई साहब, जो मतलब सरकार को, अंग्रेजी सरकार को टैक्स देते थे, या जिनका शिक्षा बहुत उच्च लेवल का था, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उन्हीं को मताधिकार का प्रयोग देने का प्रावधान था। इसमें सभी महिलाओं को नहीं दिया गया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो राज्य जो परिषद था उसमें महिलाएं निर्वाचित नहीं हो सकती थी, ठीक है। और आपको जो केंद्रीय विधानसभा था, केंद्रीय विधानसभा, इसमें महिलाएं निर्वाचित हो सकती थी। तो राज्य परिषद में महिलाएं नहीं जा सकती थी और केंद्रीय विधानसभा में महिलाएं निर्वाचित होकर जा सकती थी, याद रखिएगा। और ये हम सीमित जो लिखे हैं, यानी कि मतलब इन दोनों में आपको जो वोटिंग में जाया जाता था, चुनकर जो महिलाएं जाती थी तो उनको जो वोटिंग दिया जाता था वो क्या रहता था? सीमित। यानी सभी को इतना ही समझ लीजिए कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है इसमें किसी भी प्रकार का सभी को मतलब वोटिंग का राइट नहीं मिला हुआ था, सीमित लोगों को वोटिंग का राइट मिला हुआ था। इसीलिए संविधान सभा जब हमारा बना था तो हम उस समय भी जो संविधान सभा के सदस्य बने गए थे वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने गए थे। तो संविधान सभा पर ये आरोप लगता है कि ये जो है देश की पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं था। क्यों? क्योंकि वोटिंग प्रणाली में कम लोगों का भागीदार बनाया गया था। आगे जब हम लोग संविधान सभा पढ़ेंगे तो इस पर जानकारी रखेंगे। तो ये चीज़ें आप जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर इसको मिटाते हैं और एक दो प्रावधान आपको और समझाना है, तो इस चीज़ को आपको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये आप समझिए, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, आपको 1919 के भारत शासन अधिनियम। और ये आपके लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि दोहरा शासन, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम का देन है? तो याद रखिएगा ये भारत शासन अधिनियम, और इसको VVI के श्रेणी में रखिएगा। दोहरा शासन कहने का क्या मतलब हुआ, पहले समझ लेते हैं, फिर यहाँ पर लिख देंगे। देखो, जैसे वर्तमान में आप पढ़ते हो पॉलिटी, तो देखते हो ना कि 3 प्रकार का सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन स्पेशल जो है मतलब इस पर थोड़ा अधिकार केंद्र सरकार का ज़्यादा है, यानी केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को महत्व दिया जाता है। उसी तरीके से
प्रांतों में द्वैत शासन कहने का मतलब है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में कुछ विषय केंद्र को दे दिए गए और कुछ विषय प्रांत को दे दिए गए, ठीक है। और प्रांतों को जो विषय दिए गए उसको भी दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। एक होते थे सुरक्षित विषय या इसको कह सकते हो और एक था हस्तांतरित विषय, ठीक है। तो जो सुरक्षित, और एक जान लीजिए कि जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया इन विषयों पर वो गवर्नर जनरल को हम जी लिख रहे हैं, गवर्नर जनरल, परिषद, और परिषद में मंत्री भी होते थे, ठीक है। यानी गवर्नर जनरल और उसके परिषद, जो ये परिषद होता था इसमें मंत्री होते थे और ये दो प्रकार के होते थे। एक होते थे मनोनीत, जिसे मनोनीत किया जाता था, मनोनीत मंत्री, और एक होते थे, मनोनीत मंत्री कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। और मनोनीत मंत्री, और एक हो गया आपका निर्वाचित मंत्री, जो निर्वाचित चुनाव के माध्यम से जाते थे, उसको निर्वाचित मंत्री कहा जाता था, ठीक है। तो देखो सुरक्षित विषय जो थे और हस्तांतरित विषय, ठीक है, इसको द्वैत शासन क्यों कहा गया आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुरक्षित विषय में याद रखिएगा वित्त, जो बहुत इंपॉर्टेंट विषय थे उसको सुरक्षित में रखा गया। वित्त हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सभी जो है इत्यादि लगा दीजिए, ये सभी जो है आपको सुरक्षित विषय में रखे गए। और जो कम जरूरत वाले चीज़ थे उसको हस्तांतरित में रख दिया गया, जैसे कृषि इत्यादि। तो देखो ये जो सुरक्षित विषय था इस पर कानून जो बनाता था गवर्नर जनरल और मनोनीत मंत्री बनाते थे, और ये जो हस्तांतरित विषय पर जो कानून बनाता था उसको निर्वाचित मंत्री बनाते थे, ठीक है, परिषद में जो निर्वाचित मंत्री। तो यहाँ दो शासन हो रहा है कि नहीं, सुरक्षित विषय पर कानून बना रहा है गवर्नर जनरल और मनोनीत मंत्री, और हस्तांतरित विषय पर कानून बना रहा है निर्वाचित मंत्री, यानी कि दो विषयों में बांट दिया गया और दोहरा शासन शुरू हुआ। तो प्रांतों में द्वैत शासन जो है ये किस अधिनियम की देन है, तो याद रखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 की देन है, ठीक है। आगे थोड़ा सा और इसमें एक और बात जो आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी लेकर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपको हम बोले कि केंद्र में दो सदन विधायिका आया, जिसमें एक हुआ उच्च सदन जिसको हम राज्य परिषद कहते हैं, एक हुआ निम्न सदन जिसको हम केंद्रीय विधानसभा कहते हैं। तो केंद्रीय विधानसभा की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई, लेकिन केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ, तो याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। और ये परीक्षा में प्रश्न बना हुआ है, केंद्रीय जो विधानसभा है इसने कार्य करना या गठन कब हुआ, तो गठन याद रखिएगा, गठन कब हुआ, तो 1921 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट है, यानी जब केंद्रीय विधानसभा, उस समय का लोकसभा मान लो, केंद्रीय विधानसभा का जो प्रथम अध्यक्ष बने, केंद्रीय विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष बने वो थे फ्रेडरिक व्हाइट। कौन थे साहब? फ्रेडरिक व्हाइट। आप हमको ये बताइए कि केंद्रीय विधानसभा का, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक व्हाइट बने, ठीक है। लेकिन आपको हम बता देते हैं प्रथम जो भारतीय अध्यक्ष जो बने उनका नाम क्या था, तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो बने, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे विट्ठल भाई पटेल। कौन? विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जितना भी प्रोविज़न था वो आपका इस अधिनियम में हमने बताने का प्रयास किया है, और ये भी बताने का प्रयास किया कौन आपका बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के लिए क्या है यार, आजकल दरोगा का भी क्वेश्चन इससे आया हुआ है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है। तो मेरे ख्याल से आपको जो बातें थी समझ में आई होगी और आपको वीडियो ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। और इसके बाद हम लोग को एक 1935 और 1947 का अधिनियम पढ़ना है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा।
और आप अपना इसको अच्छा से तैयारी कीजिएगा। और जितना भी प्रीवियस इस पर वीडियो बनाए गए हैं काइंडली उसको देखने का प्रयास करना, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। और वीडियो स्किप करने का प्रयास मत कीजिएगा, धीरे धीरे पूरा देखने का प्रयास करना, भाई आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।